हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आधुनिक भारत का इतिहास का 13वां भाग है फ्रेंड्स से। और इसमें हम पढ़ेंगे आज फ्रेंड्स कि मॉडर्न जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे 1919 में जो भारत में लाए गए थे, और किस तरह जो उनको लाने के पीछे क्या कारण थे, और अभी जो है हाल ही में उनके लाने से पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड जो है इनका रिफॉर्म्स के ऊपर क्या असर पड़ा, और क्या किस तरह जो नेशनल एक्टिविटीज़ थी वो जो आधुनिक भारत में फिर वो स्टार्ट हुई आफ्टर द एंड ऑफ द गदर एंड अदर मोमेंट्स विच वर देयर इन द वेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7799589384 में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, 7799589384। आप इसमें मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। इसमें हम जो है मेंस की जो एचएस मेंस की जो रिटन प्रैक्टिसेस है फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग की, ये करवाते हैं। और उसके अलावा ऐसे राइटिंग्स और जो आने वाले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए फ्रेंड्स हम जो तैयारी करते हैं उसमें स्पेशली करंट अफेयर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका जितना जो सिलेबस है हिस्ट्री, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी और हिमाचल हिस्ट्री से रिलेटेड, ये सब जो है हम डेली बेसिस पे फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, इवनिंग लाइव क्लासेस जो 8:30 होती है, आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स, सो दैट इट इज़ अ knowledge sharing platform friends, so that we can share our knowledge and we can enhance our answer quality and ultimately we can qualify this exam. So friends, let us come to the next topic of the day, that is emergence of जो फ्रेंड्स जो बुक में दिया हुआ फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि नेशनलिस्ट रिसर्जेंस की कैसे जो है क्या आंदोलन जो है 1919 के सराउंड में, लाइक 1918 से लेके 1919 तक, जब तक मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है नहीं आए थे, जिसको मोंटफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है, या इसको बोला जाता है इंडियन जो एक्ट ऑफ 1919, मतलब ये जब तक ये एक्ट्स नहीं आए थे तब तक जो है इनके लाने के पीछे और इनको रिफॉर्म्स को लाने के पीछे क्या रीज़न थे, विल स्टडी दिस फ्रेंड्स। ऐसा हुआ था कि इंटरनेशनल और नेशनल फोर्सेस जो बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए थे नेशनली और इंटरनेशनली, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के की जो बहुत सी जो चीज़ें थी जो कि बहुत जो इंटरनेशनली और नेशनली जो है हर एक चीज़ को वो जो है देवर चेंजिंग दी सिचुएशंस एट दैट टाइम। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर देयर वाज रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ इन इंडिया एंड इन मैनी अदर कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, the Indian struggle against imperialism took a decisive turn toward the broad-based popular struggle with the emergence of मोहनदास करमचंद गांधी on the Indian political scene। ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि बहुत से जैसे इंटरनेशनली और नेशनली ऐसा इवेंट्स हुए जो कि जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे थे जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ थी, चाहे इंडिया में थी या दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में थी। तो जिसके कारण क्या फ्रेंड्स, इवन आप देखोगे कि बाद में जो महात्मा गांधी जो है इस इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट थे उस सीन पे पूरी तरह वो जो है आ गए। ठीक है, तो उसके पहले जो था कि नेशनलिस्ट जो एक्टिविटीज़ थी, जो राष्ट्रवादी गतिविधियाँ थी, उनके पीछे जो है रिसर्जेंस के जो वार के बाद के जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद के इंडिया में क्या कारण थे। पहले तो क्या कारण था फ्रेंड, जो इकोनॉमिक जो हार्डशिप थी लोगों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि जो इंडिया ने जो है बहुत सारे जो अपना मैन और मनी जो उसमें वॉर में कंट्रीब्यूट किया था, और सभी इंडियंस ने जो है इसको दिल से जो है इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। उन्होंने सोचा था कि आफ्टर द वॉर दे विल गिव अस इंडिपेंडेंस, और यह सेल्फ रूल के बारे में जो होम रूल लीग में उस टाइम मूवमेंट चला हुआ था। तो मैक्सिमम जो इंडियंस थे दे वर थिंकिंग कि अगर हम जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे तो ये जो हमें जो है ये हमें जो अपनी तरह से रहने का अधिकार, अपनी तरह जीने का अधिकार और आज़ादी का अधिकार दे देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये कुछ हुआ नहीं, और उसमें उल्टा क्या हो गया कि जितना भी जो मैन्स एंड मटेरियल जो है लॉस हुआ था इंडिया को, उसकी वजह से क्या हुआ कि दुनिया इसमें क्या कर दिया कि मैन एंड मटेरियल को कंटिन्यू रखने के लिए एमुनेशन के लिए, आर्मी के एमुनेशन के लिए बहुत सारे जो पैसे जो है
पैसे की जरूरत तो ब्रिटिशर्स को थी, और ये सारा जो उन्होंने किससे किया, बाय टैक्सिंग इंडियंस, ठीक है। वह और जब जो है वार ख़त्म हुआ तो जितने भी जो इंडियन सेक्शंस थे पॉपुलेशन के, वो जो है उनको जो हार्डशिप जो है शुरू होने, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, ठीक है, और दूसरी जो चीज़ें जो टैक्स लगाए थे उन्होंने वार को पूरा करने के लिए, ये सबसे नेचुरली महंगाई बढ़ना और जो दूसरे टैक्स बढ़ना जो जाए नेचुरली था, तो उससे क्या है, उसकी हार्डशिप जो है इसको इंडियन पॉपुलेशन को पड़ने लगी। उसके बाद फ्रेंड इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ कि पहले तो क्या हुआ कि जैसे जैसे आपको पता है जैसे वॉर शुरू हुआ तो जितने प्राइसेस थे वो बढ़े, ठीक है। उसके बाद अगर सडनली जो है उसके बाद जो डिमांड कम हो गई और वहाँ पे रिसेशन शुरू हो गया इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। उससे क्या है, और इसमें क्या हो कि दूसरी जगह क्या हो, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो बार बार जो इधर जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है मनी जो है जितनी भी इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनमें सब में इन लोगों ने इंडस्ट्री में पैसा डालना शुरू किया। तो इससे क्या है इंडस्ट्रीज जो है पूरी तरह लॉस होने लगी। और उसके लिए क्या है, अब क्या है, इसमें जो इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगे थे, इन्होंने क्या किया कि वो क्या प्रोटेक्शन, जितना भी इंपोर्ट्स वगैरह जो आते थे, जैसे इंपोर्ट होता था बाहर का फॉरेन का माल जो इंडस्ट्री में आता था, उसको बचाने के लिए क्या करने लगे, वो गवर्नमेंट से डिमांड करने लगे कि जो इंपोर्ट में जो टैरिफ हैं उसको जो है कम किया जाए। तो इस तरह जो फ्रेंड्स ये जो इंडियन इंडस्ट्रीज जो दूसरी थी उसका लॉस होने लगा। उसके बाद जो वर्कर्स और आर्टिशियन थे फ्रेंड्स, ये जो है ये सेक्शन जो थे उनको क्या है अनएम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी शुरू हो गई और जो उनको हाई प्राइजेस का जो भी उनको नुकसान भुगतना पड़ा। उसके बाद जो पीजेंट्री थी फ्रेंड्स, उनको क्या है, उनको भी हाई टैक्सेशन और गरीबी जो है गरीबी मिली, ठीक है। और उनको क्या है, वो जो देवर वेटेड, वो क्या था कि कोई ना, वो चाहते थे कुछ ना कुछ विद्रोह बढ़ के ताकि वो आंदोलन में शामिल हो और अपने जो ग्रीवेंसेस है उसको दूर कर सकें। उसके बाद फ्रेंड जो सोल्जर थे, सोल्जर क्या थे, जो आपको पता है कि जो इंडियन सोल्जर थे फ्रेंड, देव वो क्या अलग अलग जगह पे जाके लड़े थे, ठीक है। तो उनको देखा कि कुछ जगह में जैसे यूरोपियन कंट्री में वो लोग गए थे तो वहाँ पे देखा उन्होंने कि इतनी प्रोस्पेरिटी है, इतनी फ्रीडम है, इतनी जो लिबर्टी है, ये जो हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो सकती। तो जब वे वापस वहाँ यहाँ पे आए तो इन्होंने जो है फिर इन्होंने भी इसको जो आंदोलन को बढ़ाने में आगे मदद की, जो आगे स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होना था। उसके बाद फ्रेंड जो एजुकेटेड अर्बन क्लास थी फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन था इसको क्या बहुत एजुकेटेड थे बट उनको क्या कोई एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा था, इसलिए जो है ये भी जो है इसमें आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वार सिनेरियो इन द इंडिया। उसके बाद क्या फ्रेंड जो सबसे बड़ा जो क्या था, जो इनके ब्रिटिश गवर्नमेंट्स से जो है लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, ठीक है। वो सोचते थे कि हम जो है वॉर में इनकी मदद करेंगे तो क्या वो ये जो है हमें जो है सेल्फ रूल दे देंगे। लेकिन जो है आप जब ये वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड, जो जितने भी जो विक्टर्स थे, जो एलाइड जो फोर्सेस थी, इन्होंने क्या किया था, अपने को जितनी कॉलोनी थी उनको बोला था कि आप हमारा साथ दीजिए, हम जो आपको वी विल गिव यू द सेल्फ रूल। बट जैसे ये इनकी जो जैसे विक्ट्री पूरी हुई तो इन्होंने क्या किया, जितने भी जो कॉलोनी दूसरी ओर जो जीती हुई थी उनको भी अपने लालच के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बांट दिया और किसी को कोई अधिकार नहीं दिया। इससे क्या है, लोगों में जो एक जो भावना थी वो हीन भावना जो है ब्रिटिशर्स के प्रति बढ़ गई। उसके बाद जो फ्रेंड जो कॉलोनीज़ में, जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ में या जो इनके बिनर की कॉलोनी में जो भी लोग थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इंपीरियल फोर्सेस एट वॉर डू नॉट वांट टू लूज देयर पावर्स, कि जो जितनी भी जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं ये जो है इतनी अपनी इनकी कोई अपनी जो पावर जो है ये लूज़ करना नहीं चाहती है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ वर्ल्ड में ऐसे इवेंट हुए फ्रेंड्स, लाइक रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970, इसने क्या किया कि लोगों की आंखें खोल दी, भारत में भी लोगों की आंखें खोल दी। क्या हुआ, वहाँ पे रशियन जो रेवोल्यूशन हुई 1917 की रशियन की जो क्रांति हुई, उसमें क्या था, जो जार था उसको क्या है, जार की जो रिजीम थी, जार की जो सरकार थी उसको जो है उसको उखाड़ फेंका और उसको जो उन्होंने क्या किया, रसिया में जो एक सोशलिस्ट समाजवादी सरकार की स्थापना की और लेनिन जो उनका लीडर था, और उन्होंने क्या किया, जितने भी जो जार के जो अंडर में जितनी भी कॉलोनी थी वहाँ पे जो है लोगों को जो है जैसे चाइना हो गया और जितनी भी वो दूसरी रसिया की कॉलोनी थी वहाँ पे उनको क्या है अपने आप जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार दे दिया। तो इस कारण जो है इनको जो है थोड़ा सा जो है ये हुआ कि क्यों ना भारत में भी जो है इस तरह की आगे जो है ये बढ़ाई जाए, ये आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद क्या फ्रेंड्स की सबसे बड़ा जो था, आपने देखा था कि 1914 से लेकर 1919 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, बीच में क्या है कि गदर मूवमेंट चला हुआ था, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चला था। ये रिवोल्यूशनरी ये चाहते थे कि ये जो सही मौका है कि किस तरह जो है इसको ब्रिटिश सरकार को, हुकूमत को फेंका जाए। तो यही एक सही मौका था, क्योंकि उस टाइम बोलते हैं कि जो यूरोपियन सोल्जर थे जो इंडिया में ओनली
15,000 थे और मैक्सिमम जो सोल्जर थे वो थे सारे इंडियन। और वो चाहते थे कि किस तरह जो इन इंडियन सोल्जर को आपस में मिला जिला जाए, तो जो है इनको जो है फिर उससे जो आज़ादी जो आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखो, ये जो होता है कि जब तक सबका साथ मिलता तब तक कुछ होता नहीं है। ठीक है, बट जो इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे, और इनकी जो लॉयल्टी थी दैट कुड नॉट बी फॉर द ब्रिटिश जो उनकी लॉयल्टी जो रिवोल्यूशनरी थी वो अलग नहीं कर पाए, जिसके कारण जो उनको ये जो थोड़ा सा धक्का लगा इनकी अपनी एक्टिविटीज़ में। तो ये जो कंडीशन थी, ये उस टाइम जो कंडीशन नॉर्मली प्रेवलेंट थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे फिर उसके बाद जो एनी बेसेंट और उसका बाल गंगाधर तिलक जी ने सेल्फ जो चलाया था, होम रूल लीग जो चलाई थी, उसके द्वारा उन्होंने क्या किया था, लोगों को जागृत करना शुरू किया था कि यहाँ पे जो होम रूल लीग जो किस तरह जो हमारे को होम रूल जो ब्रिटिश कॉलोनी जो जैसे दूसरी ब्रिटिश कॉलोनी है जिसको ब्रिटिश जो है अपना अधिकार देते हैं दूसरी कॉलोनियों में, जैसे आयरलैंड में वहाँ पे ब्रिटिश का राज था, लेकिन क्या है वहाँ पे जो कॉलोनी में क्या था स्वायत्ता दे दी गई थी। स्वायत्ता मतलब वो अपने अनुसार जो है अपने शासन कर सकते थे। वही ये चाहते थे कि होम रूल जो इंडिया में था वो भी ये चाहते थे कि ब्रिटिश कॉलोनी की तरह जो इंडिया में भी होम रूल का जो उनको इजाज़त दी जाए, मतलब उनको जो अपनी स्वायत्ता दी जाए अपने मामलों के बारे में, जिसको बोलते हैं सेल्फ रूल। लेकिन जो है ये फ्रेंड्स ये सब चल रहा था, तो बीच में जितने आंदोलन हुए उन सब के बीच में क्या हुआ कि उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है स्टार्ट की। जो ठीक है, मतलब क्या है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब क्या हुआ कि एक जगह सॉफ्ट अप्रोच और दूसरी जगह क्या हार्ड अप्रोच। ठीक है, हार्ड अप्रोच किसके प्रति दे दी इन्होंने, जो एक दो हार्ड अप्रोच क्या थी, जो हार्ड जैसे वो लॉ लेके आ जाते थे कि लॉ को क्या लॉ लेके आ जाते थे कि अगर कोई जो ऐसे एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी में पाया गया तो उसको जो है वो सख्त से सख्त सजा देते थे। उसके बाद जो सॉफ्ट अप्रोच क्या थी कि वो जो दूसरे जो सेक्शन थे सोसाइटी में उनको क्या करते थे, ये लोग जो कुछ ना कुछ हो जैसे रिफॉर्म का एक जो है एक लालच देते थे कि हम जो है आपको रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपकी जो पार्लियामेंट में या जो आपकी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है या प्रोविंसेस में जो आपके गवर्नमेंट्स में कुछ चेंजेस करेंगे। तो उसी के बेस में उन्होंने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लेके आई। ठीक है, उसमें क्या है जो कैरेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं स्टिक कैरेट पॉलिसी के तहत जो एक सॉफ्ट अप्रोच के तहत उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म जो है वो भारत में लाने की उन्होंने घोषणा की। और जो स्टिक पॉलिसी थी उसमें उन्होंने बोला जो रोल्ट एक्ट था फ्रेंड्स, रोल्ट एक्ट मतलब काला कानून, किसी को भी बिना इसके वारंट के जो है दे कुड अरेस्ट द पर्सन, अगर कोई व्यक्ति जो है उसमें अगर पाया गया जैसे कोई एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी में पाया गया। तो मॉन्टेग्यू जो स्टेटमेंट आई थी फ्रेंड्स इसको अगस्त डिक्लेरेशन बोला जाता है और 1917 में आई थी। और उसने इन्होंने क्या किया था कि ये बोला था कि जो जुलाई 1918 में जो है उन्होंने इसको रिफॉर्म कर दिया और इसको जो फाइनल जो रूप दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको 1919 का नाम दिया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे जो इसके फीचर्स थे जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे प्रोविंसेस पे क्या किया, जो द्वैध शासन जिसको बोलते हैं डायरकी बोलते हैं। ठीक है, डायरकी शुरू की। डायरकी क्या था फ्रेंड्स, एक तरह का सिस्टम था जिसमें जो भी जैसे प्रशासन की कुछ भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें उन्होंने जो जैसे आज आप देखोगे आज के संविधान में आप देखोगे कि जो 7th शेड्यूल है फ्रेंड्स उसमें जो है अलग अलग लिस्ट है, जैसे सेंटर की अलग लिस्ट है, स्टेट की अलग लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, तो जैसे आज देखोगे तो स्टेट की जो लिस्ट है फ्रेंड्स ये क्या है, उसमें अराउंड 66 सब्जेक्ट हैं और सेंटर की जो लिस्ट है उसमें अराउंड 100 सब्जेक्ट है। लाइक जैसे होम, जो डिफेंस और जो टेलीकम्युनिकेशन, वायर, फॉरेक्स और जो फॉरेन रिलेशन विद दी अदर कंट्रीज, ये सब जो है इसके जो भी एक्ट बनाएंगे, जो भी रूल बनाएंगे, ये कौन से बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। उसी तरह फ्रेंड्स जो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स में लाइक इरिगेशन है, हेल्थ है, ठीक है, ये लेबर है, इस सब को इन्होंने क्या रख दिया, जो स्टेट लिस्ट में, इसके ऊपर जो बनाएगा कानून स्टेट बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये इन्होंने ये क्या बना दिया कि सेंट्रल में क्या किया, सेंटर में तो कुछ नहीं बट प्रोविंस में जो प्रोविंस हुआ करते, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, ठीक है, ये पंजाब हुआ करता था, ठीक है, आसाम हुआ करता था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि प्रोविंसेस पे क्या करते कि आप जो अपनी गवर्नमेंट जो है बना सकते हो, गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी वो जो कुछ सब्जेक्ट पे ही अपने जो कानून बनाएगी, उसके बाद उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और एक जो रिजर्व सब्जेक्ट थे फ्रेंड्स, रिजर्व सब्जेक्ट जो गवर्नर के पास थे। तो इस तरह जो प्रोविंसेस में क्या किया इन्होंने, द्वैध शासन प्रणाली शासन की, मतलब दो डबल पैरेलल शासन था। ठीक है, पैरेलल शासन ये था कि एक तरफ जो है मंत्री रूल बनाते थे, ठीक है, एक जो पर्टिकुलर जो है एक सब्जेक्ट होता था सीएम, और एक जो
सीएम प्लस उसकी कैबिनेट बनाती थी रूल, और दूसरे क्या थे, गवर्नर होता था, जिसको आज की डेट में हम राज्यपाल बोलते हैं। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल वो अपने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू जो है वो कुछ अपने रूल जो उसके सब्जेक्ट थे उस पर रूल बनाता था। तो इस तरह का जो द्वैध शासन प्रणाली ये जो स्टार्ट की। उसके बाद क्या है कि रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट जो मैंने आपको बता दिया, लॉ ऑर्डर एंड फाइनेंस, रेवेन्यू एटसेट्रा, ये जो है रिजर्व थे। और उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, लोकल और लोकल गवर्नमेंट, ये सब ट्रांसफर थे, ठीक है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या प्रपोजल किया, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आज की डेट में होता है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो प्रोविंस में किया जा सकता था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वायसराय कुड इंटरफेयर इन द रिजर्व सब्जेक्ट बट नॉट इन द ट्रांसफर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो था और वायसराय जो थे वो क्या करते थे, और रिजर्व सब्जेक्ट में जो इन जो प्रोविंसेस के जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वहाँ पे भी जो इंटरफेयर कर सकते थे, किसकी हेल्प से, वो गवर्नर की हेल्प से। गवर्नर में जो रिजर्व जो जितने आपके रिजर्व जो इन्होंने सब्जेक्ट रखे थे, बट ट्रांसफर सब्जेक्ट के मैटर में वो जो प्रोविंसेस में टोटली फ्रीडम थी। अभी क्या फ्रेंड्स, जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर था फ्रेंड्स, जो प्रोविंस में जो आपने देखो जैसे विधानमंडल थे, जैसे आज की डेट में आपकी ये जैसे स्टेट की जो विधायिका होती है फ्रेंड, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, वैसे ही जो है उनमें जो 70% जो नॉमिनेटेड मेंबर जो है इसको एक्सपेंड कर दिया था, उसमें 70% जो है नॉमिनेटेड मेंबर थे, ठीक है। और उसमें नॉमिनेटेड नहीं थे फ्रेंड्स, दे वर द इलेक्टेड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर दे वर 70% जो मेंबर थे दे वर द इलेक्टेड, ठीक है। इलेक्टेड थे मतलब उनका जो थ्रू जो है पब्लिक जो है उनको इलेक्शन के थ्रू जो है उनका जो चुनाव होता था, ठीक है। और उसके बाद जो कम्युनल क्लास था, इलेक्टोरेट फर्दर कंसोलिडेट। इसमें क्या सबसे इन्होंने क्या किया, जो कम्युनलिज्म जो था फ्रेंड्स, जो सिस्टम ऑफ कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स वाज फर्दर कंसोलिडेटेड। और उसके बाद थर्ड जो था, जो वुमेन थी फ्रेंड्स, इसको जो वुमेन्स को जो है राइट्स दे दिए इन्होंने वोट का। तो फ्रेंड्स ये जो अभी जो IAS में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1919 के जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसमें एक दिया था उन्होंने कि वुमेन्स को भी राइट दिया गया था, और इट इज ट्रू फ्रेंड्स, ठीक है। तो वुमेन्स को भी 1919 के अधिनियम में आपको वोट करने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी फ्रेंड्स, ये क्या करती थी, ये लेजिस्लेशन तो शुरू कर देती थी, बट गवर्नर जो है उसके लिए गवर्नर का असेंट चाहिए था, और गवर्नर कुड विटो द बिल एंड इशू ऑर्डिनेंसेस। और जो गवर्नर था वो जो फ्रेंड्स जो बिल था उसके ऊपर जो है उसकी वो जो है निषेध लगा सकता था। मतलब कोई भी जैसे कोई लॉ पास किया गया तो वो अगर लेजिस्लेचर के द्वारा, तो गवर्नमेंट जो गवर्नर है उसको जो अपनी असेंट दे सकता है या नहीं दे सकता था। अगर नहीं उसने दी तो उसको निषेध। और उसके बाद जितने भी ऑर्डिनेंसेस होते हैं, लाइक कि कोई भी ऑर्डिनेंसेस ऐसा होता है कि लाइक कुछ एक्ट बनाना है, तो एक्ट बनाना है वो जो है उस टाइम लेजिस्लेचर, अगर लेजिस्लेचर जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे लेजिस्लेचर का सेशन नहीं है, तो गवर्नर क्या करता था, जैसे कोई एक्ट बना देता था, बाद में उसको जो जब तक वो जो है थ्रू पार्लियामेंट पास नहीं होता था या लेजिस्लेचर के थ्रू पास नहीं होता था, तो उसको तब तक उसको क्या बोलते थे, ऑर्डिनेंस ही बोलते थे, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी जो है गवर्नर को दी गई थी। और उसके बाद क्या फ्रेंड्स, इसकी तीसरी जो सबसे स्पेशलिटी थी, जो लेजिस्लेचर थे दे एंजॉय दी फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, ठीक है। वो जो कुछ भी जो है उधर जो है स्पीच जो है वो बोल सकते हैं। इसी के तहत आप देखोगे फ्रेंड्स, जो 1925 में फिर 1922 में जब ये कांग्रेस और राज्य पार्टी बनी थी, उसमें जो दो स्वराज्यिस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें मोतीलाल नेहरू और जो दूसरे जो लीडर थे, इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने लेजिस्लेचर ये चाहते थे कि हम जो लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करें, जबकि दूसरे थे जिसको नो चेंजर बोलते थे, उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि लेजिस्लेचर में जो है पार्टिसिपेट ना करके जो बाहर जो मास पब्लिक को जगाया जाए। इस तरह जो है फ्रेंड्स ये कांग्रेस और राज पार्टी जो कांग्रेस से अलग बन के बनी थी। और इन्होंने क्या, जब लेजिस्लेचर में जाना शुरू किया तो वहाँ पे अपना इन्होंने जो एजेंडा शुरू किया था, तो इन्होंने ये किया था जो जितने जो ये जो लेजिस्लेचर होती थी वहाँ पे ये लोग जो इतने भाषण देते थे, इस तरह के फोर्सफुल भाषण देते थे, ताकि वो जो लोगों तक जाए और जो है पूरी तरह से ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी उनको जो है एक्सपोज करे, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो है ब्रिटिश जो शासन है ये उनके साथ नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर वही जो सबसे बड़ा जो ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा ये था कि ये लोग सोचते थे, जो भी लोग सोचते थे कि ब्रिटिश जो है हमारे लिए ही कार्य कर रहे हैं, जबकि उनको ये पता नहीं चलता था। लेकिन जो ब्रिटिश जैसे ये जो लेजिस्लेचर में इन लोगों की एंट्री हुई, नेशनलिस्ट लीडर की, ठीक है, दीन साहब बादशाह सर और जो दूसरे जो लीडर थे, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू, मदन मालवीय जी, इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो है इसको इन्होंने किसका फायदा उठाया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। उसके बाद फ्रेंड्स जो गवर्नर था
जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये क्या करती थी, जो बजट था फ्रेंड्स, बजट को रिजेक्ट कर देती थी, कर सकती थी, लेकिन जो गवर्नर जो है इसको रिस्टोर कर सकता था। इस तरह जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल विधानमंडल देखा जाए तो फाइनेंस के मैटर में फ्रेंड्स इनकी बहुत ही कम जो इनके पास शक्तियाँ थी, जो कि आज की डेट में आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो भी बजट होता है फ्रेंड्स, बजट के ऊपर जो गवर्नमेंट का नॉर्मल जो है अभी भी बजट के ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो एक और जो इसकी जो सेंट्रल अगर देखें तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसमें लेजिस्लेचर में ये जो था अभी भी जो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अब नहीं थी। अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर जिसको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बोलते हैं, अगर वहाँ पे देखा जाए आपको तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपको बहुत सारे जो है आपको फ्रीडम मिली हुई थी, ठीक है। वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, ठीक है। अगर वहाँ पे क्या है, जैसे वहाँ पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो सकता था, अगर जो कोई मंत्री है, अगर मंत्री कोई या जो सीएम है, सीएम अगर कोई ऐसा कोई कार्य करता है जिसमें जो है वो वहाँ की जो लेजिस्लेचर को लगे कि नहीं ये कार्य जो है ठीक नहीं हुआ है और उसके खिलाफ जो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते थे तो वहाँ पे जो सरकार गिर जाती थी, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंड्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पे जो है जैसे वायसराय की जो सरकार थी वहाँ पे सेंट्रल लेवल पे वहाँ पे जो है ऐसा कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। ये वहाँ की क्या फीचर थी फ्रेंड्स, जो एग्जीक्यूटिव थी, एग्जीक्यूटिव में जो गवर्नर जनरल वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो गवर्नर जनरल जिसको वायसराय बोलते थे वो जो है एक एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी फ्रेंड्स। देयर वर टू लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें जो सेंट्रल लिस्ट में जो है उसमें जो सेंटर में जो लिस्ट थी उसमें भी जो है दो जो है लिस्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कौन थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल। जो अब वायसराय की जो फ्रेंड्स जो काउंसिल थी वहाँ पे भी जो उन्होंने जब सब्जेक्ट थे उन्होंने जो वहाँ पे जो उनको सब्जेक्ट दिए गए थे उसको भी उन्होंने सेंट्रल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उनको लिस्ट में बांट के रखा था, ठीक है। और उसमें क्या था, इन दी वायसराय एग्जीक्यूटिव 8 जो मेंबर्स थे, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 8 मेंबर्स होते थे फ्रेंड्स। उसमें जो थे वो जो है 3 वो जो है इंडियन हुआ करते थे, ठीक है। अब जैसे उस टाइम क्या था फ्रेंड, जैसे सेंटर में क्या होता था, जैसे स्टेट में क्या होता था कि चुने हुए जो लोग जाते थे, ठीक है, वही जैसे एमएलए बनते थे, वही जो है मिनिस्टर बनाते थे और उन्हीं से मिनिस्टर बनते थे और उन्हीं से ही चीफ मिनिस्टर बनते थे। अब जो सेंटर में फ्रेंड्स, सेंटर में ऐसा कुछ नहीं था। सेंटर में जो था फ्रेंड्स, अगर सेंटर में जो लेजिस्लेचर जाते थे उनसे कोई मंत्री नहीं बनता था। उनमें क्या है, सिंपली जो सेंटर में क्या था, जो वायसराय जो है वही जो है चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता था। और उसकी जो था जो अगर आप देखा जाए तो थोड़ा बहुत राष्ट्रपति शासन की तरह, जैसे राष्ट्रपति जैसे होता था, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, वहाँ पे क्या होता था, 8 जो है उसकी जो मंत्री होते थे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें 8 पीपल होते थे, उसमें जो 3 लोग होते थे वो जो भारतीय होते थे, ठीक है, ये बताया। और उसमें जो गवर्नर जनरल जो था उसके पास जो फुल कंट्रोल था ओवर दी रिजर्व सब्जेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने ये मानना है जो गवर्नर जनरल है दैट इज द वायसराय, ठीक है। और जो वहाँ पे गवर्नर जनरल जो था उसको जो फुल कंट्रोल था किसके ऊपर, जितने भी जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, जो प्रोविंसेस के जितने भी रिजर्व सब्जेक्ट थे, लाइक अगर वो जैसे गवर्नर जो है, गवर्नर के पास जो रिजर्व सब्जेक्ट थे प्रोविंसेस के, वही जो उनके ऊपर जो है गवर्नर जनरल की फुल पावर थी। मतलब क्या है, जो स्टेट में जो गवर्नर नॉमिनेट होते थे वो जो गवर्नर जनरल ही करता था। और गवर्नर जनरल जो है उनको कैसे कंट्रोल रखता था कि स्टेट के जितने भी जो गवर्नर जनरल के थ्रू जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे उसके ऊपर जो है गवर्नर जनरल का पूरा कंट्रोल रहता था, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स कि द गवर्नर जनरल कुड रिस्टोर कट्स इन ग्रांट। जो गवर्नर जनरल था फ्रेंड्स, जो ग्रांट्स जो होते थे फ्रेंड्स, जैसे मान लो किसी विभाग को कोई जो है जितना भी खर्चा मिला, जितना भी उसको पैसा मिलना था बजट में, उसके ऊपर जो है ये जो उसको कट कर सकता था गवर्नर जनरल। और जो बिल्स थे वो जो है उनको जो है सर्टिफाई कर सकता था। जो उसको सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो सेंट्रल में जैसे जो नॉमिनेट लोग, जो इलेक्टेड लोग होते थे, लोकसभा और राज्यसभा जैसे होती थी उस तरह 2 हाउस उस टाइम होते थे, उनके जो जितने बिल्स थे उनको जो है रिजेक्ट कर सकता था और उस अपने जो ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर सकता था। तो ये जो है सेंट्रल लेवल पे ये अरेंजमेंट था फ्रेंड। उसके बाद क्या फ्रेंड, जो लेजिस्लेचर थे, जो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर था फ्रेंड्स, वो क्या बाई कैमरल था। बाई कैमरल मतलब द्विसदन, ठीक है। तो उसमें क्या थे, जो लोकसभा होते थे जैसे राज्यसभा जो आज की डेट में है, तो उसमें भी क्या होता है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड कंसिस्ट ऑफ 100, जो लोअर हाउस था जैसे लोकसभा जिसको बोलते हैं आज की डेट में, जो लोअर हाउस था फ्रेंड्स, उसमें क्या था, उसमें 145 मेंबर हुआ करते थे। जो 41 मेंबर थे वो जो नॉमिनेटेड होते थे और 104 जो थे वो जो है इलेक्टेड हुआ करते थे। और 52 फ्रेंड्स इसमें
इलेक्टेड में से जो 52 होते थे वो जनरल होते थे, 30 जो मुस्लिम होते थे, 2 जो है सिख होते थे और 20 जो उसमें स्पेशल जो कैटेगरी के होते थे, ठीक है। एंड अपर हाउस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट वुड हैव 60 मेंबर। जो अपर हाउस था फ्रेंड्स राज्यसभा, उसमें जो है 60 मेंबर होते थे फ्रेंड्स, जो काउंसिल ऑफ स्टेट होती थी। और उसमें जो 26 मेंबर थे वो जो नॉमिनेटेड हुआ करते थे, 34 जो इलेक्टेड हुआ करते थे। उसमें जो 34 जो इलेक्टेड हुआ करते थे उसमें जो 20 थे फ्रेंड्स वो जनरल हुआ करते थे और 10 जो है मुस्लिम, 3 यूरोपियन और 1 जो है सिख हुआ करते थे। ये जो इस फिगर है फ्रेंड, ये जो सुभाष कश्यप जी द्वारा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट थे, उसमें जो है जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी जैसे राज्यसभा था उसका जो टेन्योर होता फ्रेंड 5 ईयर्स का होता था। और जो लोकसभा हुआ करती थी फ्रेंड, जो लोअर हाउस होता था उसकी जो टेन्योर होता था दैट यूज टू बी 3 ईयर्स। और उसके बाद फ्रेंड लेजिस्लेचर, कुछ जो लेजिस्लेचर थे फ्रेंड, जो वहाँ पे जो एमपी जिसको आज की डेट में बोलता एमपी जो है, ये जो फ्रेंड क्वेश्चन जो आप पूछ सकते थे और जो उसको क्वेश्चन के ऊपर सप्लीमेंट्री जैसे क्वेश्चन है, अगर उनको लगा कि क्वेश्चन के ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते थे। उसके जो एडजॉर्नमेंट मोशन था वो जो है पास कर सकते थे। और जो वोट, जो बजट का कुछ पार्ट था उसको जो है उसमें वोटिंग करते थे। लेकिन जो 75% जो था बजट था वो जो है वोटेबल नहीं था। लेकिन जो बजट में भी जो कुछ पार्ट था फ्रेंड्स उसमें भी जो वो वोट कर सकते थे, लेकिन उसको ओनली 25% पार्ट में ही वो वोट कर सकते थे। उसके बाद फ्रेंड्स वो जो इंडियन जो है इसमें सबसे 1919 के सबसे प्रावधान में सबसे अच्छा ही हुआ कि कुछ जो इंडियंस है उनको जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी लाइक जैसे फाइनेंस कमेटी थी उसमें भी जो है उनको पार्टिसिपेट कर दिया गया। और उसमें क्या एक और बदलाव ये किया गया फ्रेंड्स, जो ब्रिटेन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था फ्रेंड्स उसका जो भी पेमेंट और सैलरीज होती थी फ्रेंड्स दैट विल बी गिवन फ्रॉम दी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खजाने से दी जाएगी। ये जो ब्रिटिश एक्सचेकर जिसको बोलते हैं, ब्रिटिश एक्सचेकर से वो जो सैलरी उसको दी जाएगी फ्रेंड्स। अब ये बोलते हैं कि इसकी जो ड्रॉबैक्स क्या क्या थी। जो 1919 का जो कानून जो आया था, नियम आया था, अधिनियम आया था भारत सरकार का, इसकी क्या क्या जो कमियां क्या क्या थी, ये क्या था फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले क्या किया कि इसमें लिमिटेड फ्रेंचाइजीज था। क्या था इसमें 15 मिलियन जो वोटर थे उस टाइम भारत में 15 मिलियन लोगों को वोट का अधिकार दिया गया था, जबकि पॉपुलेशन देखी जाए तो 260 मिलियन थी। उसके बाद फ्रेंड जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसका जो है कोई भी कंट्रोल था, वायसराय और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके ऊपर जो है कोई कंट्रोल नहीं था। उसके बाद जो फ्रेंड्स जो सेंट्रल लेवल पे जो सब्जेक्ट जो डिवाइड किए थे उसके भी जो है वो जो इतने सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट नहीं था। उसके बाद फ्रेंड्स जो अपर हाउस पे जो सेंट्रल लेवल पे जो अपर हाउस था फ्रेंड्स, जैसे जिसको राज्यसभा बोलते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स जो सीट्स दी गई थी वो जो है वो दी गई थी जैसे कुछ जो भी प्रोविंसेस थे उनको जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से दी गई थी। लाइक पंजाब जो है जैसे मिलिट्री इंपॉर्टेंस की वजह से उसको ज़्यादा सीट्स दी गई थी। और बॉम्बे में जैसे आप देखते हो कि वहाँ पे कमर्शियल प्लेस था तो वहाँ पे कमर्शियल इंपॉर्टेंस की वजह से उसको ज़्यादा सीट्स दी गई थी। तो कुछ ऐसे प्रोविंस थे जिनको जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट के डिवीज़न में जो प्रोविंसेस में फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट का डिवीज़न हुआ था उसमें जो बहुत ज़्यादा आपस में इनकी जो है कन्फ्लिक्शन होती थी। और उसके बाद जो फ्रेंड्स जो गवर्नर का जो डोमिनेंस था मैटर ऑफ प्रोविंसेस जो था उसमें बहुत ज़्यादा था। वो जो कुछ मैटर ऐसे थे जैसे बाबू वहाँ पे जो जैसे होते थे इंडियन सिविल सर्विसेज के जो बाबू लोग होते थे, जो ब्रिटिश लोग थे होते थे, ये जो है जो मंत्रियों की थी वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। मंत्री जिसको सोचते थे कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो प्रोविंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, वो जो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। और जो है गवर्नर का जो है प्रोविंसेस में पूरा कंट्रोल होता था फाइनेंसिस के ऊपर। ये जो इस तरह ये अरेंजमेंट का 1919 के अधिनियम की जो ड्रॉबैक्स थी। उसके बाद क्या फ्रेंड्स जो कांग्रेस थी, कांग्रेस जो उस टाइम जो मेन फोर्स थी उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में, इनका क्या था, इनका क्या रोल था। उन्होंने बोला कि 1918 का स्पेशल जो सेशन है बॉम्बे में, 1918 में स्पेशल सेशन जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के लिए बुलाया गया था, उसका जो प्रेसिडेंट की हसन इमाम थे। और उन्होंने क्या किया कि ये जो 1918 की जो अधिनियम है ये टोटली जो है डिसअपॉइंटिंग है और अनसेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। और ये जो है जो तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट उस टाइम के 2 महत्वपूर्ण लीडर थे, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी बाल गंगाधर तिलक ने कि इट इज़ अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग और ये सनलेस डॉन, ठीक है। मतलब जो है ये जो बिना जो ऐसी सुबह है जिसमें जो सूरज का कभी उदय नहीं होगा, ये किसने बोला था, तिलक जी ने मोंटफोर्ड रिफॉर्म के लिए। और उसके बाद जो इंग्लैंड जो एनी बेसेंट थी उन्होंने क्या बोला था कि ये जो अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडियन टू एक्सेप्ट, ये जो इन्होंने एनी बेसेंट ने बोला था किसके बारे में, 1919 के अधिनियम के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेंड्स 1919 एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स दैट विल बी द
राइज ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन इंडिपेंडेंस सीन। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।